श्रोता मित्रों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दलित साहित्य में स्त्री किस रूप में आई और स्त्री के आने के क्या संदर्भ हैं और दलित साहित्य के विविध पक्षों में और विविध प्रदेशों, देशों और भाषाओं में किस रूप में दलित स्त्री दाखिल हुई है दलित साहित्य में, पुरुषों की रचनाओं के मार्फत, स्वयं की रचनाओं के मार्फत और गैर दलित लेखकों की रचनाओं के मार्फत उसको क्या स्थान मिला है और क्या उसकी आवश्यकता थी। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मेरी धारणा या मेरी मान्यता यह है कि साहित्य की कोई भी धारा हो, अगर उस धारा में पुरुष आगे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और महिलाएं नहीं हैं, तो वो सफल धारा नहीं है। देर सवेर वो अवरुद्ध हो जाएगी या वो समुचित परिणाम नहीं दे पाएगी, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करना है। अब ये तो अलग बात है कि एक साहित्यकार सारी दुनिया की तस्वीर अपने साहित्य में नहीं रख सकता, लेकिन अपनी सीमा में वह बहुत कुछ कर सकता है। मैं स्वतंत्रता से पूर्व के साहित्य का कुछ हवाला, कुछ जिक्र करूं और उसके बाद हम स्वतंत्रता के बाद के साहित्य में आएंगे। तो दलित स्त्रियों का जो चित्रण हुआ है, पहले हम हिंदी की बात कर लें और खासकर गैर दलित लेखकों ने किया है। कारण यह है कि वही साहित्य में थे। ये तो स्वाभाविक बात है कि जो जिसका साहित्य प्रकाशित हो रहा है या जो लिख रहा है या जिसको लिखने का अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला है, तो वही लिखेगा पढ़ेगा। बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें दलितों को आधार बनाकर दलित स्त्रियों का चित्रण किया गया है। मैं बुधवा की बेटी का जिक्र करूंगा। बेचन शर्मा उग्र ने बुधवा की बेटी को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में उन्होंने ये दिखाया कि ईसाई शिक्षा की वजह से एक बुधवा जो सफाई कर्मचारी है उसकी बेटी शिक्षित होती है और वो सुंदर भी है, सुशिक्षित भी है। क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने कुछ और किया हो न किया हो, आदिवासियों में, दलितों में, अति पिछड़े समाजों में एजुकेशन ले जाने का काम किया। आरोप उन पर यह भी है कि उन्होंने शिक्षा के मार्फत अपने धर्म का प्रचार किया। ये संभव है, ऐसा कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये प्रचार किया, लेकिन मैं देखता हूं कि शिक्षा जो उन्होंने दी वो उनकी बहुत बड़ी सेवा है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारे बीच में ईसाइयों ने जो है शिक्षा दी, ईसाइयों ने हमें पढ़ाया, ईसाइयों की वजह से हम अंग्रेजी सीखे और जब अंग्रेजी सीखे तो अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम किया था, गोरों ने कालों के प्रति जो नफरत पैदा की थी, वो बात भी हम उन्हीं की भाषा पढ़कर सीखे। हम अपने देश में भी देखते हैं कि जो बुधवा की बेटी में प्रसंग आ रहा है, ईसाइयों ने दलितों को पढ़ाया, दलित स्त्रियों को पढ़ाया। क्योंकि लेखिका होना, अध्यापिका होना और कुछ भी होना बाद की बात है, पहले शिक्षित होना आवश्यक है। तो इसलिए शिक्षा का जो काम उन्होंने किया, उस उपकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी लिखा है कि हमारे यहाँ एक मसीह आते थे, उन्होंने वाल्मीकि बच्चों को घरों में आकर बैठकर अक्षर ज्ञान कराया था। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि मेरे मौसा जी
बताया करते थे कि उनको भी ईसाइयों ने पढ़ाया। तो ईसाई मिशनरी की मार्फत दलितों में अंग्रेजी शिक्षा आई। लेकिन मैं इस बात से हैरत में हूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की बात सोची तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों का जो काम था उस काम को महत्व नहीं दिया। हाँ, उनमें अंधविश्वास है, वो अंधश्रद्धा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो ईसाई धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बुद्धिज्म की तरफ गए। लेकिन हम ये पाते हैं कि ईसाइयों के इस काम को या ईसाइयों के प्रति हमारे तमाम जो मार्क्सवादी लेखक भी हैं उन्होंने भी दलित स्त्रियों का चित्रण न्यायपूर्ण नहीं किया है। जैसे मोरी की ईंट है, उसमें भी एक वाल्मीकि समाज की महिला पात्र है, वहाँ उसका भी जिक्र ईसाई शिक्षा के मार्फत आता है। और मदन दीक्षित जी उसमें भी ये इस तरह से चित्रण करते हैं कि ईसाई होने से समाज का नजरिया नहीं बदल जाता। ये हम जानते हैं कि दलित स्त्रियों का महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। एक लेखक और अध्यापक हैं, मैं उनकी इजाजत नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, महाराष्ट्र के, उन्होंने मुझे बताया कि आज भी उनकी माँ इसलिए चप्पल नहीं पहनती कि गांव के लोग नाराज हो जाएंगे, और वो गांव से शहर में आकर रहना पसंद नहीं करती। और गांव की स्थिति यह है कि वो अपने छप्पर को अगर खूबसूरत बना लेंगी तो गांव के लोग नाखुश हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। और इसीलिए दलित स्त्री की वेदना और दलित स्त्री के अधिकार की बात लेखक में उठना बहुत स्वाभाविक और बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र में और भी कई घटनाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि दलित स्त्री के लेखन में धर्म, समाज और उसकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं उसका बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही अमानवीय चित्रण हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने डिप्रेस क्लासेस वुमेन करके कॉन्फ्रेंस की 1942 में नागपुर में, और विदर्भा में भी काफी आंदोलन हुआ, बॉम्बे में हुआ। धर्म परिवर्तन से पहले दलित महिलाओं के बहुत सारे संगठन सक्रिय हुए, लेकिन उसमें भी ये पाया गया कि शिक्षा का अभाव था, इसलिए जो दलित पैंथर है या दूसरे संगठन थे अम्बेडकरवादी, उन संगठनों के जो लेखक आए, कई अध्यापक लेखक थे, वो पुरुष ही अधिक थे। ये बहुत बाद में महिलाएं आ पाई, और आई तो बहुत कम संख्या में। कुछ प्राथमिक स्कूलों की शिक्षिकाएं आई और कुछ एक दो महिला जो है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र से भी आई। तो वो संख्या की दृष्टि से महिला लेखन का अनुपात बहुत कम रहा। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद जो वाल आया समाज में, धार्मिक जो एक तरह से एक रास्ता बदला, तो बहुत सारी महिलाओं ने जो अशिक्षित थीं और जिनके
व्यावहारिक अनुभव बहुत गहरे थे। उन्होंने बोल बोल कर अपने अनुभव लिखवाए, यानी उनके बच्चे शिक्षित हो गए तो उन्होंने अपने जीवन की यात्रा के बारे में उनको बताया और वो लिखा। एक लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ मिला है, निम्बाड़े साहब, उन्होंने मुझे एडवांस स्टडी में एक बार बताया और वो कुछ नाम भी लाए, ढूंढ ढूंढ कर लाए। वो कह रहे थे कि 200 से अधिक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपने अनुभव लिखाए हैं और छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में अपने पैसे, जेब से पैसा खर्च करके वो प्रकाशित कराए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्त्रियां ये बात जानती थीं या अनुभव करती थीं कि हम अगर अपना अतीत, अपना संघर्ष, अपनी विरासत को सौंपेंगे तो वो इससे सीख कर आगे बढ़ेंगे और उनके पास एक सच्चा इतिहास होगा। कोई ये नहीं, जैसे संविधान लागू होने के बाद बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं दलित महिलाओं के लिए आई, लेकिन उसका विरोध करने वालों ने वैसे इस रूप में उसको रखा कि ये कोई अतिरिक्त दया की जा रही है या किसी की सुविधाओं में कटौती करके उन्हें सुविधा दी जा रही है। तो वो ये बात एहसास कराने के लिए उनके पास एक इतिहास था कि वो जो कुछ पा रही हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई है। उनको कभी पूरी मजदूरी नहीं मिली, कभी उनको शिक्षा नहीं मिली जिसका उन्हें अधिकार था एक नागरिक होने के नाते। उन्होंने घरों में सफाइयाँ की, घरों में छोटे छोटे काम किए, लेकिन उन्हें कभी मजदूरी तो मजदूरी छोड़िए, उनको इंसानी सम्मान ही भी नहीं मिला है। हिकारत भी मिली, श्रम भी लिया और उनको पर्याप्त न वेतन दिया गया और न कोई सुविधा दी गई। तो इस दृष्टि से इस समस्या को ध्यान में रखते हुए दलित महिलाओं ने अपने जीवन को लिखना आरंभ किया। अस्पृश्यता की भयंकरता को झेलते हुए उन्होंने ये काम किया। इसमें कौशल्याबाई संतरी और बेबी कामले, कई महिलाएं, और अब तो इधर उसके बाद भी कई लेखिकाएं आई हैं, और इधर जो है इधर हिंदी और मराठी, गुजराती, तमाम, सुशीला टाकभोरे का संबंध भी महाराष्ट्र से ही है। तो बहुत सारी लेखिकाएं आई, लेकिन उर्मिला पवार हैं वहाँ। लेकिन ये सब तभी संभव हुआ जब ये शिक्षा में आ गई, अध्यापिकाएं हो गई या कुछ न कुछ जो है वो अपना आधार इनका जीविका का हो गया, तभी ये लिख पाए। कौशल्या वासंत जी को एक अपवाद कह सकते हैं कि उन्होंने कभी कोई सर्विस नहीं की, लेकिन वो आंदोलन में रही, आंदोलन का उनके पास अनुभव था। इसलिए जो है कौशल्या वासंत जी का लेखन उस अनुभव से भरा रहा। और संयोग ये रहा कि उनको डॉक्टर अंबेडकर का सानिध्य मिला, उस समय के महिला आंदोलन का उनको अनुभव मिला, और वो इधर हिंदी क्षेत्र में आकर उन्होंने इधर भी संस्थाएं बनाई और वो उन्होंने काम किया। अब इधर ताजा जो लिखा जा रहा है तो दर्जन भर से अधिक दलित लेखिकाएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कईयों ने अपने साहित्य को जो अपेक्षित समय है या अपेक्षित तन्मयता है वो उसके साथ
नहीं दे पाई। इसलिए और दूसरी बात यह है कि पहली पीढ़ी के लेखकों के साथ यह भी है कि उनके पास उस तरह की विरासत नहीं है, अभ्यास भी उनको करने का समय कम मिल रहा है और कोई परंपरा उस तरह की नहीं है। तो ये एक तरह का संघर्ष का दौर है। उनके स्थापित दलित लेखिकाएं बहुत कम संख्या में हैं, फिर भी जो लेखिकाएं आई हैं उनमें उनकी आत्मकथाएं भी आ रही हैं। कौशल पवार हैं, उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, आत्मकथा भी उनकी आई है। और रजनी तिलक ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, हालांकि उन्होंने भी बहुत जल्दबाजी दिखाई थी और भाषाई स्तर पर लग रहा था कि उन्हें फिर से काम करने की आवश्यकता है। और उनका भी समय राजनीतिक कामों में अधिक था, सामाजिक कामों में अधिक था। साहित्य को भी आंदोलन की तरह लेना या उसको समय देना, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है जो इन लेखिकाओं में उनकी परिस्थितियां हैं। और परिस्थितियों के साथ साथ अभी साहित्य को उतनी गंभीरता से समझा नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दलित लेखिकाएं सतही लिख रही हों और सारी दलित लेखिकाएं साहित्य के आंदोलन को नहीं समझ रही हूँ। जो बड़ी जरूरत है वो ये है कि दलित लेखिकाओं की साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं है। तारा परमार एक पत्रिका निकालती हैं उज्जैन से, वो शायद अकेली महिला होंगी दलित उसकी जो एक पत्रिका निकालती हैं। यहाँ एक दो महाराष्ट्र से आने वाली महिलाओं ने पत्रिकाएं निकाली, लेकिन वो भी राजनीति की शिकार हो गई। जैसे विमल थोरात ने एक पत्रिका निकाली, तो वो विमल थोरात का स्वभाव साहित्यिक नहीं था, वैचारिक रूप से भी बहुत कमजोर महिला थी वो, और राजनीति उन पर सवार थी। तो इसलिए वो उनकी पत्रिका भी राजनीति का शिकार हो गई और वो कुछ दे नहीं पाई। वो बहुत ही असफल प्रयास उनका रहा। बल्कि इस तरह की पत्रिकाएं, इस तरह के काम उत्साह और कम कर देते हैं, नकारात्मक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो दलित महिलाओं की पत्रिकाओं की आवश्यकता है। दलित लेखिकाओं के जो रचनाएं हैं उनका मूल्यांकन भी ठीक से नहीं हो रहा है। अब हमारे सामने जो लेखिकाएं आई हैं, चाहे तो कौशल पवार हैं, रजनी अनुरागी हैं, रजनी जिसोदिया हैं, रजत रानी मीनू हैं, अनीता भारती हैं और सुमित्रा मेहरोल हैं। उनकी अभी आत्मकथा आई है, पंखों की उड़ान, क्या है, टूटे पंखों की परवाज करके उनकी एक आत्मकथा आई है। और अगर हम कौशल पवार और सुमित्रा मेहरोल की आत्मकथा की तुलना करें तो हम पाते हैं कि कौशल पवार ने बहुत साहस दिखाया है अपनी स्थितियों को सामने रखने की दृष्टि से, और सुमित्रा मेहरोल काफी बच कर चली। साहित्य की दृष्टि से मेहनत की है उन्होंने, लेकिन आत्मकथा कुछ और साहस चाहती है, कुछ और खुलकर आना चाहती है। हमारी जातियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे एक स्त्री होने के नाते, एक दलित होने के नाते हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार क्या होता है, हमारी तकलीफें क्या हैं। और अगर हम उनको महसूस नहीं करते हैं, हम अपने आसपास को भी महसूस नहीं करते हैं, तो पुस्तक जो है बहुत कुछ दे नहीं पाती। क्योंकि एक किताब ऐसी आए जो 10 किताब पैदा करने की बेचैनी पैदा कर दे। जो पढ़े वो कहे, चाहे दो बातें हैं, कोई कहे कि आपकी किताब बुरी है, मुझे अच्छी किताब लिखनी है, ये भी प्रेरणा है। मैं कहता हूँ कोई मुझसे कहे शिवराज सिंह बेचैन तुमने बहुत बुरी आत्मकथा लिखी है, मैं बहुत अच्छी आत्मकथा लिखूंगा, तो मैं उसको सफलता मानता हूँ।
और कोई कहे कि नहीं आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ये दोनों तरह की प्रेरणाएँ हो सकती हैं। मुझे हमें उन लोगों से भी कोई ऐतराज़ नहीं जो कहते हैं कि आप अच्छा नहीं लिख रहे, लेकिन आपका लेखन असर डाले। आप और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप के मुद्दे क्या हैं? अगर आप अपने लेखन में स्पष्ट मुद्दे नहीं रखेंगे, समस्याएँ स्पष्ट नहीं रखेंगे, तो आप बहुत सुंदर लेखन भी कर लें, शब्दावली बहुत अच्छी भी ले आएँ, सौंदर्य शास्त्र की कसौटी पर भी आपकी रचना कस ली जाए, लेकिन उसका कोई दलित साहित्य की दृष्टि से औचित्य नहीं है। क्योंकि दलित साहित्य की रचना कोई इसलिए पढ़ना चाहता है कि उस रचना के पढ़ने से उसको ये पता चलना चाहिए कि एक आजाद मुल्क में इस समाज की स्त्री की क्या स्थिति है। हर पुरुषों के बारे में भी बताए, बच्चों के भी बारे में बताए और अच्छी बात है। लेकिन अगर आत्मकथा लिख रही है तो कम से कम एक स्त्री के बारे में तो बताए खुल के। तो ये इसलिए जो है हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समाज में लिखने का ये अवसर नहीं मिला, जो 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 स्त्रियों की पहली पीढ़ी लेखक बनकर आ रही है, उसकी एक किताब 1000 किताब के बराबर है। उसका एक शब्द सैकड़ों शब्दों से भारी है, क्योंकि वो शुरुआत है, वो वहाँ से इतिहास शुरू हो रहा है। वो मील के पत्थर बनेंगे। कल आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं को आधार बनाकर लेखक और लेखिकाएँ बनेंगी। इसलिए दोनों बातें हैं, ज़िम्मेदारी भी है और साहित्य को महत्व देना भी है। तो ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम वो सच कह जाएँ, जिसके लिए हमें खुद तो रिस्क उठाना पड़े, जोखिम में हम बेशक जाएँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी राहत महसूस करे। कहे कहाँ वो ये बात कह गए थे या कह गई थी, इसलिए हमें ये पता चला कि 50 साल, 40 साल आज़ादी के बाद 70 साल कैसे गुजरे सामाजिक दृष्टि से। जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात भारतीय संविधान ने की, क्या वो रोशनी, वो संकल्पना, वो सपना दलित महिलाओं को देखने को मिला? क्या दलित महिलाओं ने वो हक हासिल किए? क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि दलित पुरुषों के लिखने से वो बात नहीं बनेगी जो दलित महिलाओं के लिखने से बनेगी। और ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारा समाज अधिकांशतः गांव में रहता है और गांव की आज भी स्थिति यह है कि बेटे को तो पढ़ाते हैं लोग, बेटी को नहीं पढ़ाते, और बेटे को शहर भी भेजते हैं, बेटी को तो नहीं भेजते। गांव के लोग, गांव के प्रधान और गांव के जो भी अधिकारी हैं, आज भी बालिका विद्यालय खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, उनके लिए कोई हॉस्टल नहीं बनाते। और ये बहुत मतलब एक तरह से स्त्रियों के प्रति बुनियादी अन्याय है कि जब आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो लड़की और पहले पढ़नी चाहिए, नहीं तो आधा हिस्सा टूट जाएगा। और जिन घरों में बहुएं पढ़ी लिखी नहीं आ रही, बेटियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन घरों में साहित्य भी कहाँ से आएगा? कौन समझेगा किस मतलब का साहित्य? तो इसलिए जो है दलित महिला का लेखन में अगर खामियां हैं तो उसके कारण हैं। वो पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करके आ रही है, उनको शिक्षा के लिए ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। हाँ। अब आप अगर
100 IAS अधिकारी की लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 90 ऐसे IAS अधिकारी हैं कि जिनकी माएँ निरक्षर थीं और 50 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं कि जिनकी बहनें अनपढ़ हैं और 40% ऐसे शेड्यूल कास्ट के अधिकारी मिलेंगे जिनकी बीवियां निरक्षर हैं। और यही हाल नेताओं का है। दलित नेता MP बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद दूसरी शादी कर ले पढ़ी लिखी महिला से, वो अलग बात है, लेकिन उसकी पहली बीवी अनपढ़ी होगी। तो राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए, साहित्य के लिए सुशिक्षित महिलाएं आएंगी कहाँ से जब समाज में शिक्षा नहीं होगी, घरों में शिक्षा नहीं होगी। तो इसलिए दलित लेखिकाओं का संबंध सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा और साहित्य के संबंध अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। साहित्य के मार्फत लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया जाता है और शिक्षा के मार्फत साहित्य को पढ़ा जाता है। तो एक काम ये भी है कि जो कम शिक्षित भी हैं उन तक साहित्य जाएगा तो उनमें अधिक पढ़ने की ललक पैदा होगी और जो शिक्षित है उनमें साहित्य जाए और साहित्य वालों को जो लिख रहे हैं उनको अपनी शिक्षा और आगे बढ़ानी चाहिए। दूसरी भाषाओं के साहित्य पढ़ना भी दलित स्त्रियों को बहुत आवश्यक है। जैसे अश्वेत महिलाओं ने का लेखन है वो बहुत प्रेरित करने वाला है। उनकी कविताएं भी आई हैं, उनकी कहानियां भी आई हैं, अफ्रीकन महिलाओं की कहानियां आई हैं। और आप देखिए कि जो हमारी महिलाएं भारत से पढ़कर विदेश जाती हैं, जैसे गिडला है, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है अभी, आंट्स अमंग द एलिफेंट्स, हाथियों के बीच चींटियां। सुनीता गिडला के ये आत्मकथा है और ये उन्होंने तब लिखी जब वो भारत से अमेरिका में चली गई और वहां एक मेट्रो की ड्राइवर बन गई, मेट्रो ट्रेन की। और तब उन्होंने तुलना की कि हमारे भारतीय महिलाएं क्यों पीछे हैं और उन्होंने एक रूपक दिया कि ये जो भारतीय समाज है और वर्ण वर्चस्व वाले लोग हैं वो हाथी की तरह हैं और दलित हैं चींटियों की तरह हैं जो उनके पैरों के तले कभी भी रौंद दिए जाते। और इस दृष्टि से फिर उन्होंने हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्रपिता या बड़े बड़े नेता हुए हैं, महात्मा गांधी जी पर भी वो सवाल उठाते हैं और उनके वर्ण व्यवस्था वाले पक्ष की आलोचना करते हैं। और वर्ण व्यवस्था, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को बड़ी पवित्र व्यवस्था मानते हैं, तो इसलिए वो कहती हैं कि गांधी रेसिस्ट, वो रेस में विश्वास करने वाले हैं गांधी, नस्लवादी हैं गांधी, ऐसा वो कहती हैं। तो ये हिम्मत कहने की डॉक्टर अंबेडकर के बाद सुनीता गिडला में आती है, एक लेखिका में आती है। वो तभी आती है जब वो तुलनात्मक दृष्टि से चीजों को देखती हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि दलित लेखिकाओं को, हिंदी की दलित लेखिकाओं को मराठी की लेखिकाओं का साहित्य पढ़ना चाहिए। अनुदित मिल जाए तो ठीक है, अनुवाद करना चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए। अंग्रेजी का में जो लिख रही हैं हमारे दक्षिण भारत की दलित लेखिकाएं, कई वामा वगैरह, कई बड़ी बड़ी लेखिकाएं दलितों की हो गई हैं और अंग्रेजी में लिख रही हैं या तमिल तेलुगु में लिख रही हैं, उनके अनुवाद हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़ने की आवश्यकता है। और तीसरी बात मेरी ये भी है कि जो गैर दलित लेखिकाएं लिख रही हैं उसको भी दलित लेखिकाओं को पढ़ना चाहिए। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ महाराष्ट्र में इस तरह की बात
कही थी कि जो पहले शिक्षित हो गई हैं हमारी उच्च वर्गीय महिलाएं और विदेशों में भी पढ़ाई, उन्होंने कईयों को बाकायदा पत्र लिखकर कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी दलित बहनों को के बीच में जाकर काम करें और उनको जो सही वस्त्र धारण नहीं करती हैं, पूरे कपड़े नहीं पहनती हैं या भाई और बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, ये बात जाकर उन्हें सिखाएं कि वो खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। तो इस भावना से काम करें कि वो एक देश की सभी बहनें हैं। तो बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर अंबेडकर के आह्वान पर ये जो डिप्रेस क्लासेस विमेन संगठन था इसमें आई थी, जो गैर दलित थी, और उन्होंने आपस में बहनापा कायम किया। अभी हम देख रहे हैं कि दक्षिण में भी कई महिलाएं काम कर रही हैं जो दलित नहीं हैं और दलित महिलाओं के साहित्य का अनुवाद कर रही हैं। और मैं तो देख रहा हूँ ऑक्सफोर्ड से कई किताबें आई हैं, मिनी कृष्ण जी ने जो कराई हैं, तो वो सब गैर दलित महिलाएं ही कर रही हैं। तो इसलिए जो है, चूंकि दलित महिलाएं उठेंगी तो महिला समाज बड़े स्तर पर आगे आएगा। नहीं तो एक कहते हैं कि एक दो टांगे हैं, एक टूटी हुई चल रही है और एक स्वस्थ है, तो उससे विकास नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहना यही है कि साहित्य में जो रचनाएं आ रही हैं उसमें आत्मकथा और कहानियां, आलोचना, उपन्यास, तो मुझे लगता है कि कुछ किताबें जो महिलाओं ने लिखी हैं उन किताबों का संज्ञान लेना चाहिए और इनका मूल्यांकन होना चाहिए। कि पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि वो मूल्यांकन करें और लेखकों को अपनी आलोचना सहने की शक्ति पैदा करनी चाहिए। यहाँ समस्या ये खड़ी हो रही है कि अगर ये बताओ कि आपने इस पेज पर ये गलत लिखा है या आपको अपने भाषा में सुधार करना चाहिए या आपको, तो लोग व्यक्तिगत रूप से नाराजगी करने लगते हैं। तो इससे फिर आलोचक बात ही करना बंद कर देता है। तो इसलिए आवश्यकता और जब हम रचना लिख रहे हैं तो समस्या को ही केंद्र में रखना चाहिए। आत्मकथा में मैंने अभी देखा एक आत्मकथा मेरे सामने आई, उसने व्यक्ति ने आत्म को छोड़कर तमाम बातें लिख डाली, तो उस आत्मकथा का कोई औचित्य नहीं है। एक तरह की जो है भीड़ सी कि मुझे भी लिखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर एक के पास आत्मकथा है, लिखनी भी चाहिए। लेकिन आप आत्म के बारे में लिख रहे हो या समाज के बारे में, दुनिया के बारे में लिख रहे हो? दुनिया के बारे में लिखने के लिए आपके पास और विधाएं हैं। आप व्यापक समाज पे लिखना चाहते हो, आप उपन्यास लिख सकते हैं, आप कहानियां लिख सकते हैं, रिपोर्टाज लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। लेकिन जब आप आत्मकथा लिखने बैठे हैं तो किसी से प्रशस्तियां लिखवाना, किसी से तमाम तरह की अलग अलग चीजें लिखवाना, तो उससे पाठक जो आपकी जिंदगी में झांकना चाह रहा था, आपकी जिंदगी से सीखना चाह रहा था, उसको एकदम झटका लगता है और वो आपकी किताब पटक देता है कि इसमें आत्मकथा कहाँ है। तो इसलिए स्त्रियों को भी अपने लेखन में ये तय कर लेना चाहिए कि उन्हें लिखने से ज्यादा छोड़ना क्या है। क्योंकि हर लेखक को मोह होता है, हर शब्द प्रिय होता है, और अच्छा लेखक वो होता है जो इस बात के लिए निर्मम हो जाए कि उसे खुद ही संपादन करना है और फिर दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। अगर सलाहकार और साहित्य के अगर जानकार आपके आसपास हैं तो उनकी राय भी माननी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
दलित महिलाओं का लेखन अभी जो आ रहा है, काफ़ी आशा उससे बंध रही है। नई-नई लेखिकाएँ आ रही हैं, नया नई-नई रचनाएँ आ रही हैं। लेकिन अगर आप फ़ास्ट फूड की तरह हड़बड़ाहट में देंगे, तो उस वो टिकेगी भी कम। आप सुविचारित ढंग से, सोच समझ के खूब माँज कर 50 के बजाय 5 पेज लिखिए, खूब काम कीजिए उस पर, फिर वो 1000 पेज लिखने को प्रेरित करेंगे। और अगर आपने बस संख्या वृद्धि करनी है, लगातार जो है आपने सोचा है कि हम तो अ, 100 किताबें देकर मरेंगे या 500 किताबें देकर मरेंगे। हमने देखा एक दलित लेखक ने कहा कि वो 1 साल में 15 किताबें लिख रहा है, तो मैं तो चकित हो गया। तो भाई हमारी तो एक किताब में 15 साल लग गए। आत्मकथा के छपने 2000 में मेरी आत्मकथा का पहला एक हिस्सा छपा था समकालीन भारतीय साहित्य में, और पूरी आत्मकथा आई 2019 में, और उससे पहला एक अंश छपा था हंस में फरवरी 96 में। तो 10 साल से भी अधिक समय लगा उसको, और धीरे-धीरे मैं उस पर काम करता रहा, अंश थोड़े छपते रहे। तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना लेखक को बहुत आवश्यक है। ये जल्दबाजी में कि भाई मैं पीछे रह गया, मुझे भी ख्याति चाहिए, मुझे भी नाम चाहिए, वो फिर रचना के साथ न्याय नहीं होता। और किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कितने विरोधी हो जाएँ, कितने भी ईर्ष्या करने वाले हों, अगर रचना में दम है, वो आपको आगे ले आएगी। मेरे साथ ये हुआ था कि डॉक्टर धर्मवीर जब स्त्रियों का विरोध करने लगे, तो और धर्मवीर के साथ भी महिलाएँ उन्हें उन पर चप्पल उठाना या ये तमाम चीज़ें कर दी हैं, तो हमने उस चीज़ का विरोध कर दिया कि भाई एक लेखक से लेखक की तरह बात करो, मारपीट ठीक नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि इस बहाने से तमाम लेखक जो है मेरे खिलाफ हो गए। तो मुझे किसी मंच पर नहीं बुलाया जाना है, मुझे किसी गोष्ठी में नहीं बोलने देना है, या मुझे मेरे सामने बैठ के आप जैसे हंस के अंक का सम्मान कर रहे हैं और जो अतिथि संपादक है उसका अपमान कर रहे हैं, उसे दिखा भी रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही है और मैं सबको देख रहा। लेकिन मेरे अंदर जो विश्वास है कि मैं जो लिख रहा हूँ, वो मेरी जगह बनाएगा। मैं जो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, वो काम अपनी जगह बनाएगा। हाँ? तो उन विरोधियों या ईर्ष्यालुओं या स्पर्धा करने वालों की मैं अगर परवाह करता रहता, एक-एक को तुष्ट करने के उपक्रम करता रहता, तो मेरा सारा समय उसी में निकल जाता। मैंने कहा ठीक है, करिए जिन्हें जो करना है। मेरी ज़िम्मेदारी अपना साहित्य लिखना है और अपनी तरह से सोचना है, जो अपनी नज़र से चीज़ें देखती हैं, उन्हें रखूँगा। 2-4 लोगों से क्या होता है? पाठक तो संसार में भरे पड़े हैं, सारी दुनिया एक लेखक जो है, समांतर सरकार खड़ी करता है, विचार के स्तर पर। तो अगर लेखक में दम है, तो और लेखन में दम है, और दम आता है सच्चाई से, परिश्रम से, हैं? दृष्टि से। तो उसको मैं यहाँ अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब महिला लेखिकाओं की जो बात कर रही हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। वो ये सोचें कि कोई पुरुष उन्हें महत्व नहीं देता या उनको महिला समझ के पीछे कर दिया जाता है, दरअसल कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने काम पर विश्वास रखेंगे, आप अपनी रचना की ताकत पहचानेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास आपको जगह देगा। मुझे लगता है आज इतनी ही बात काफ़ी है।